Bismillahirrahmanirrahim. And today our lecture is related to least square family of estimators. ऑलरेडी आप लोगों ने इसको इकोनोमेट्रिक्स में भी स्टडी कर चुके हुए हैं और लोअर सेमेस्टर्स में भी आप फेमिलियर हैं लीस्ट स्क्वेयर एस्टिमेटर से या लीस्ट स्क्वेयर रिग्रेशन लाइन से। स्टेटिस्टिकल इन्फ्लुएंस में हमने ये देखना है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे लीस्ट स्क्वेयर फैमिली ऑफ एस्टिमेटर्स को कैसे अप्लाई करना है। जैसे आप उसमें रिग्रेशन में क्या करते हैं, आप लोग सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ रेसिड्यूल्स को मिनिमाइज करते हैं। और सम ऑफ रेसिड्यूल्स क्या है कि आपके पास ऑब्जर्व्ड वैल्यूज में से आप एक्सपेक्टेड को माइनस करते हैं और फिर उनका सम ऑफ स्क्वेयर्स लेते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकली आप क्या करते हैं, समेशन वाई माइनस वाई कैप का स्क्वेयर और फिर उसको मिनिमाइज करते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस में आपने क्या करना है, क्यों जैसा कि ऑलरेडी आपको नोन है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो मेनली एक इम्पोर्टेंट पिवटल रोल प्ले करता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है ना। तो आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जब लीस्ट स्क्वेयर फैमिली ऑफ एस्टिमेटर्स को अप्लाई करना है तो एक्चुअली हम यहाँ पे क्या करते हैं, थ्योरेटिकल सीडीएफ को एम्पिरिकल सीडीएफ में माइनस करके और फिर उसका स्क्वेयर लेके और फिर उसका सम अप करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में लीस्ट स्क्वेयर एस्टिमेटर्स क्या हैं, द सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ रेसिड्यूल्स दैट इज कंसिस्ट ऑफ द थ्योरेटिकल सीडीएफ माइनस दी इम्पीरिकल सीडीएफ। ठीक है, और आप स्क्वायर करेंगे और फिर उसको सम अप कर लेंगे। तो इस टॉपिक में हमने टू पैरामीटर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को कंसीडर किया है। ठीक है, different estimation methods are employed on two parameter exponential distribution. The probability density function of two parameter exponential distribution for the random variable t is given by, जिसमें लोकेशन पैरामीटर गैमा है और स्केल पैरामीटर जो है वो बीटा है। Least square estimator for the estimation of probability distribution parameters. The least square estimators are extensively used in reliability engineering and mathematics problems. First of all, we have to consider the cumulative distribution function of the two parameter exponential distribution. The cumulative distribution function of two parameter exponential distribution is given by, ठीक है, 0 से t आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। आफ्टर सॉल्विंग वी ऑब्टेन f ऑफ t इज इक्वल टू 1 माइनस एक्सपोनेंट में माइनस t, ठीक है, इंटू माइनस के साइन भी इंटू t माइनस गैमा ओवर बीटा जो स्केल पैरामीटर है। आप इसको सिंप्लीफाई करें। करने के बाद आप इस पे लॉग लें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट, आपके पास ये इस इक्वेशन की फॉर्मेट में आ जाएगा जो कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। t इज इक्वल टू गैमा प्लस बीटा इंटू माइनस लॉग इंटू 1 माइनस एफ ऑफ t। ठीक है, स्मॉल ब्रेसेस क्लोज है और फिर ब्रैकेट। तो ये इक्वेशन 2 जो है आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। नॉर्मली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ये एक डिफिकल्ट टास्क है कि इस तरह की फॉर्मेट में आप अपने सीडीएफ को रिप्रेजेंट करें, लेकिन जो कुछ टू पैरामीटर डिस्ट्रीब्यूशन हैं, जैसे ये टू पैरामीटर एक्सपोनेंशियल है, पावर फंक्शन है, प्रेटो डिस्ट्रीब्यूशन है, रेले डिस्ट्रीब्यूशन है और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में आप इस फॉर्मेट में सीडीएफ को रिप्रेजेंट करके लीस्ट स्क्वेयर फैमिली ऑफ एस्टिमेटर्स को अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ये जो एफ ऑफ टी है ये एक्चुअली क्या है, इम्पीरिकल सीडीएफ है। जैसे कल मैंने ऑनलाइन क्लास में आपको बताया था कि ये 3 डिफरेंट वे हैं। मीन रैंक का प्लान मेयर ऑफ एस्टीमेट है जिसमें एफ ऑफ टी जो है वो आई ओवर एन है। ठीक है, और फिर मीन रैंक एस्टीमेट है आई ओवर एन प्लस 1 है। और इसी तरह फिर उसमें मीडियन रैंक एस्टीमेट है जो यहाँ पे हमने यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे कंडीशन जैसे आप डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में क्या है, सीडीएफ है। तो सीडीएफ
कि जो मैक्सिमम लिमिट है वो क्या है, 1 होगी ना। और आपने इसको और एक ऑर्डर्स में लेके आते हैं, ठीक है। जैसे जैसे वैल्यूज इंक्रीज करेंगी, सीडीएफ की वैल्यू क्या इंक्रीज करती है, और आप ग्राफिकली भी देखते हैं कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, एक इंक्रीजिंग फॉर्मेट होती है, और डिस्क्रीट में भी इंक्रीजिंग होती है, लेकिन वहां पे वो स्टेप वाइज ग्राफ होता है। कंडीशन लेट t1 t2 अप टू so on tn be a random sample of t and f of t, ठीक है। अब देखें बाईवेरिएट डेटा होता है आपके पास लीस्ट स्क्वेयर रिग्रेशन में एक्स और वाई की फॉर्मेट में, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी बाई पेयर डेटा जो है वो अवेलेबल है। टी जो है वो रैंडम वेरिएबल है, और एफ ऑफ टी जो है उसका एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज एस्टिमेटेड एंड रिप्लेस्ड बाय द मीडियन रैंक मेथड एज फॉलोज। तो एफ ऑफ टी आई इज इक्वल टू आई माइनस 0.3 ओवर एन प्लस 0.4। आई जो है वो नंबर ऑफ वैल्यूज को डिटरमिन करेगा, 1 2 अप टू सो ऑन एन। और इसी ऑर्डर में आप रिप्रेजेंट, जब एफ ऑफ टी 1 लेंगे तो आई पे 1 आएगा, और एन टोटल नंबर ऑफ सैंपल साइज जब वो कंसीडर होगा, ठीक है। बिकॉज एफ ऑफ टी आई ऑफ द मीन रैंक मेथड जो है, अगर मीन रैंक मेथड आप यूटिलाइज करते हैं तो आई ओवर एन प्लस 1 है, मे बी लार्जर वैल्यू फॉर स्मॉलर आई, कि आपके पास आई की स्मॉलर वैल्यूज के लिए एफ ऑफ टी आई जो वो लार्जर हो सकते हैं, एंड स्मॉलर वैल्यू फॉर अ लार्जर आई, ठीक है। और लार्जर आई के लिए स्मॉलर वैल्यूज जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। दस इक्वेशन 2 इज अ लीनियर इक्वेशन एंड इज एक्सप्रेस्ड एज वाई आई इक्वल ए प्लस बी एक्स आई, वेर अब आपने इक्वेशन 2 को, ठीक है, y इक्वल ए प्लस बी एक्स की फॉर्मेट में कंपैरिजन किया, और वाई आई इज इक्वल टू टी आई, एंड ए इज इक्वल टू गैमा, और बी इज इक्वल टू बीटा, और x की पे क्या आएगा, माइनस लॉग इंटू 1 माइनस एफ ऑफ टी आई, और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। To compute a and b by simple linear regression, we proceed as follows. Let sum of squares of रेजिड्यूल्स को आपने मिनिमाइज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वाई आई माइनस वाई कैप, जब वाई कैप करेंगे तो ए प्लस बी एक्स आई, और माइनस के साइन के साथ माइनस ए माइनस बी एक्स आई। मैंने उसी जनरल फॉर्मेट को अडॉप्ट किया है। एट लास्ट में फिर हम इसको रिप्लेस कर देंगे विद दीज एंट्रीज। Differentiating sum of scales of residual with respect to a and b, then equate to 0, we obtain the following two normal equations, ठीक है। summation yi is equal to na plus b summation xi, summation xi yi is equal a summation xi plus b summation x square I, ठीक है। जब आपने इसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, और फिर आपने उनको इक्वेट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू जीरो, देन यू हैव टू ऑब्टेन द टू नॉर्मल इक्वेशन, that is summation yi is equal na plus b summation xi, summation xi yi is equal to a summation xi plus b summation x square I. Solving the last two equations for a and b, we obtain the least square estimates of a and b as, ठीक है। अब आपने इन दोनों को क्या करना है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, और इसमें से ए और बी की वैल्यूज फाइंड करेंगे, और फिर ए और बी किससे रिप्लेस हो रहे हैं, ऊपर आपने कंपेयर कर लिया था, ए जो है वो गैमा से रिप्लेस होगा, और बी जो है वो बीटा से रिप्लेस हो जाएगा, और इसी तरह एक्स और वाई की एंट्रीज में आप वो वैल्यूज जो है वो पुट कर देंगे। और ये आपके पास जो इक्वेशन 3 और 4 है, इसमें लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर जो है फॉर टू पैरामीटर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ऑब्टेन कर लिए। नेक्स्ट क्या है, रिलेटिव लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर्स, ठीक है। तो रिलेटिवली लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर्स को, एक तो ये कि लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर जो है वो अनबाइस्ड भी होते हैं, और ये मिनिमम वेरिएंस भी अटेन करते हैं, और इसी वजह से इन्हें बेस्ट लीनियर अनबाइस्ड एस्टिमेटर भी कहा जाता है। तो रिलेटिव लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर्स को क्यों यूटिलाइज किया जाता है, समटाइम्स ये होता है कि आपके पास डेटा में एक्सट्रीम वैल्यूज अवेलेबल होती हैं, जिन्हें आउटलायर्स भी कहा जाता है। ये वैल्यूज या तो बहुत ज़्यादा स्मॉल या बहुत ज़्यादा लार्ज होती हैं एज कम्पेयर टू अदर वैल्यूज दैट आर अवेलेबल इन दी डेटा। तो वहाँ पे ये जो रिलेटिव अप्रोच है ये ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती है, मोर प्रिसाइज एक्यूरेट एस्टिमेट्स जो है वो प्रोवाइड करती है। तो रिलेटिव लीस्ट स्क्वायर मेथड जो है वो कंपैरेटिवली बेटर मेथड है एज कम्पेयर टू
least square estimator in case of presence of extreme values in the data. The relative least square estimators of A and B can be obtained by minimizing the sum of squares of the relative residues. जब relative residues की बात करेंगे तो आपने अपनी उसी y माइनस वाई कैप को वाई आई से फर्दर क्या डिवाइड करके फिर आप उसका सम ऑफ स्क्वेयर जो है वो फाइंड आउट करेंगे. तो आपने इसको यहाँ से ही इसको शॉर्ट फॉर्मेट में कर लेते हैं. आप अपनी बिफोर ओपनिंग द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिड्यूल्स आप इसको थोड़ा सा रिफाइन कर लें. y को y पे डिवाइड करेंगे तो आप उसको i का या 1 का नेम दे दें और y जब a ओवर y है तो आप इसमें 1 ओवर वाई आई ठीक है इसको u कह दें और ए एज इट इज क्योंकि ये अननोन है इसको हमने लेके चलना है तो ये एज इट इज आ जाएगा और बी एक्स आई ओवर वाई आई तो एक्स आई ओवर वाई आई को आप बी कह दें. ठीक है, अब आपने इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी एंड इक्वेटिंग टू जीरो. देन वी obtain to normal equations and after simplification we get these equations in the form of a and b and now we have to replace a with uh, गैमा एंड बी विद बीटा और यू और वी की एंट्रीज को भी आपने चेंज करना है. जैसे अभी हमने कहा था कि यू क्या आपके पास 1/ti आ जाएगा और जो वी है वो चूंकि एक्स ओवर वाई आई है ठीक है और यू आपके पास था 1/वाई आई तो वो 1/ti हो गया और वी आई जो था वो एक्स आई ओवर वाई आई है तो माइनस लॉग इंटू 1 - f(ti) ठीक है. और ये एम्पिरिकल सीडीएफ है जो मीडियन रैंक एस्टिमेट वाला कंसीडर होगा टी आई. फॉर द टू पैरामीटर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन द एस्टिमेट्स आर एज फॉलोज. ठीक है, अब आप उसको रिप्लेस कर दें उसमें तो ये आपने एस्टिमेट जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है, और इसके जो एडवांटेजेस हैं अभी मैंने आपके साथ शेयर किए. The least square estimation method minimizes the sum of squares of residues, whereas the relative least square minimizes the sum of squares of relative residues. The traditional method of least square is restricted with the assumption of error variance, homogeneity, and uncorrelated residues for different observations. तो ये assumptions भी जो है ना ये भी mind में हो. And the assumption of constant variance may not be satisfying in some real life applications where the presence of outliers is likely to be occurred. In this situation, the non-traditional relative least squares are very useful to stabilize the relative error variance and also have advantages over least squares due to its robustness. तो ये एक रोबस्ट मेथड है. रोबस्ट मीन assumption फ्री. ठीक है, जैसे लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर पे आपने assumptions अप्लाई करते हैं ना कि assumption of error variance homogeneity and uncorrelated residues for different observations. ठीक है, तो ये जो relative लीस्ट स्क्वायर है ये क्या रोबस्ट मेथड ऑफ एस्टिमेशन है. आप इसे assumption फ्री एस्टिमेशन जो है वो कंसीडर करते हैं. अब थर्डली है वेटेड लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर्स. बर्गमैन ने इसको डिफाइन किया था 1986 में. demonstrated that it is not appropriate to have the identical weight for each data point while using least square regression analysis to estimate the shape and scale parameters of the Weibull distribution. जो इसकी थ्योरी थी इसने डिफाइन किया था it is not possible that each data point have an equal weighting of selection. ठीक है, that's why he designed weighted least square estimators. He proposed to induct a weight function while using the least square analysis. If the regression model is of the form from equation 2, we know that वही आपने जो CDF को डिफाइन किया था उसी फॉर्मेट को आपने कंसीडर करना है और एरर टर्म जो है वो इवेंचुअली क्या होता है एक्चुअली जीरो है. where epsilon I is the random error, the weighted least square estimators can be obtained. अब यहाँ पे आपने एक weight function जो है जिसको मैंने zi की फॉर्मेट में शो करवाया sum of squares of residues में और where zi क्या है जी आपके पास 1/variance of f of ti
और जी आई में आपने जो वेरिएंस ऑफ एफ ऑफ टी आई है वो आप पुट कर देंगे इसमें, तो आपके पास जो जी आई की फॉर्मेट है वो ये वाली आएगी। तो एक्चुअली जो वेरिएंस ऑफ एफ ऑफ टी आई है वो है आई माइनस पॉइंट थ्री एन प्लस पॉइंट सेवन माइनस आई ओवर एन प्लस पॉइंट फोर का स्क्वेयर इंटू एन प्लस टू, ठीक है। और जब आप इसको रिवर्स ऑर्डर में लेके आए तो ये इस फॉर्मेट में आ गया आपके पास v की फॉर्मेट। अब आपने इसको डिफ्रेंशिएट करें with respect to a and b, ठीक है, then we obtain two normal equations as follows। अब यहाँ से इसको simultaneously solve करके आपने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, और a जो है वो गैमा के इक्वल है और b जो है वो आपके पास बीटा के इक्वल आएगा। अब इसमें मैंने रिप्लेस नहीं किया z i x i y i, क्योंकि z में देख रहे हैं कि आपने एक बहुत बड़ा सा फार्मूला जो है वो है, तो यहाँ पे इक्वेशन को उस तरह से डिस्क्राइब या पेस्ट करना जो है ना वो डिफिकल्ट टास्क हो रहा है। तो आप भी इसी तरह राइट करके, लेकिन जब आप लोग इस पे एनालिसिस करेंगे, कोई न्यूमेरिकल रिजल्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप उसको डिफाइन कर लेते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में, ताकि आपके पास जो है वो न्यूमेरिकल एस्टिमेट जो है वो करेक्टली डिफाइन हो जाए। अब इसमें जो लास्ट मेथड है लीस्ट स्क्वायर फैमिली में वो है रिज रिग्रेशन एस्टिमेटेड। तो एक्चुअली अभी हमने किया है वेटेड लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द वेटेड लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर? द वेटेड लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन मेथड इज आल्सो यूज्ड टू स्टेबलाइज द एरर वेरिएंस बाय यूजिंग द एसिम्प्टोटिक प्रॉपर्टीज of the empirical distribution function and ordered statistics. The weights are inversely proportional to the large sample variance of a distribution function based on ordered statistics and are considered to be independent of the distribution parameters. तो एक्चुअली जब आपने इसमें सीडीएफ को कंसीडर करते हैं ना, एम्पिरिकल सीडीएफ को, तो वो एक्चुअली ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर स्टेटिस्टिक्स है। जैसे ऊपर भी मैंने डिफाइन किया था T1 लेस देन T2 अप टू सो ऑन लेस देन Tn। और यूजुअली जब सीडीएफ है तो इंक्रीजिंग फॉर्मेट में होता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटीज एक्यूमुलेट होके आ रही होती हैं, तो वो इटसेल्फ एक वो उसकी रिप्रेजेंटेशन है ऑर्डर स्टेटिस्टिक्स की। ridge regression estimator, why we use ridge regression estimator in place of least square estimator? Ridge regression is a procedure for obtaining a biased estimates of the regression coefficients, which is useful for estimation where the variance of the regression coefficients are inflated by the existence of linear relations among that explanatory variable. Among that explanatory variable, ridge model introduced a ridge parameter which is assigned by the experimenter and find out how much the inclusion of ridge parameter departs from least squares. A series of parameters are required to determine an optimal value of the ridge parameter. Bias of the estimated parameters are greatly depends upon the ridge parameter. अच्छा देखिए ridge regression estimators. The ridge regression estimates of A and B can be obtained by minimizing the error sum of squares of the model subject to single constraint, that A square plus B square.
एक्चुअली आपने यहाँ पे रिज रिग्रेशन में क्या एक ट्यूनिंग पैरामीटर जो वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उससे अपने एस्टिमेशन जो प्रोसेस है और उसकी बाइसनेस को आप कंट्रोल करते हैं, ठीक है। By minimizing the error, sum of square for the model subject to the single constraint a square plus b square is equal to phi, where phi is a finite positive constant. The method of Lagrange's multiplier requires the differentiation of, ये Lagrange's multiplier introduce किया, इसमें ये ट्यूनिंग पैरामीटर के है और ये वही सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिड्यू, और ये जो कंडीशन अभी कंस्ट्रेंट वाली ए स्क्वायर प्लस बी आई इक्वल टू 5 है, तो -5 जब करेंगे तो इक्वल टू 0 आ जाएगा आपके पास। विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, व्हेन दीज derivatives are equated to 0, we obtain the following two equations, ठीक है। summation yi is equal to n plus k into a plus b, summation I varies from 1 say n, or x of I summation xi yi is equal a summation xi plus b into k plus summation I varies from 1 to n x square I. Solving above two equations for a and b we get, ठीक है। तो आप इन दोनों को सॉल्व करें साइमल्टेनियसली और ए और बी इक्वेशंस आ जाएंगी, और अब आप इनको रिप्लेस कर दें, ए को गैमा से, बी को बीटा से, और एक्स की जो वैल्यूज थी उससे कर दें, वाई आई जो है वो टी आई की वैल्यूज फॉर्मेट फॉर टू पैरामीटर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन वी नो डैट। ये जब हमने सी डी एफ को स्ट्रेट लाइन की फॉर्मेट में डिफाइन किया था तो वहां पे हमने ये ऑब्टेन की थी, ठीक है। आप इनको पुट करेंगे तो आपके पास ये रिज रिग्रेशन एस्टिमेट्स जो हैं वो आ जाएंगे। वे ये इसको आपने ये वो कह लें कि नहीं ज़रा इनकरेक्ट लिखा गया, इसको वो के लिखें आप, वेयर जीरो लेस देन के लेस देन 1 इज द रिच कोफिशिएंट द रीडर्स में सी रोनाल्ड एंड रायमंड 1978 में इसने डिफाइन किया था रिज रिग्रेशन एस्टिमेशन प्रोसीजर। और अगर आपके लैम्डा को आपने के कंसीडर करना है, ठीक है, मिसप्रिंट है, के जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो आपके पास ये रिज रिग्रेशन जो है वो सिमिलरली वे में आएंगे लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर्स। अब कह सकते हैं जब आप ट्यूनिंग पैरामीटर को जीरो पुट करते हैं तो वो एक्चुअली क्या आपके पास लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट्स है। ट्यूनिंग पैरामीटर का इट सेल्फ पर्पस क्या है कि ये आपकी वो बाइसनेस को जो है वो कंट्रोल करेगा। जो एस्टिमेशन में जो एस्टिमेटर बाइसनेस को शो करते हैं ना, ये बाइसनेस ऑफ द एस्टिमेशन प्रोसेस को ये कंट्रोल करेगा, और नियरेस्ट टू जो है वो आप अनबाइस्ड रिजल्ट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये भी उसी तरह आपके पास जैसे जैसे एक्सट्रीम वैल्यूज में आपके पास आती हैं डेटा के अंदर, तो उसमें ये आउटलायर्स है वैल्यूज में, इंडिविजुअल वैल्यूज के इन बिटवीन जो है एक फ्लैक्चुएशन है, तो उस फ्लैक्चुएशन को ये कंट्रोल करेगा रिज रिग्रेशन एस्टिमेटर। तो ये थी लीस्ट स्क्वायर फैमिली ऑफ एस्टिमेटर, जिसमें हमने लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन, relative least square estimation, weighted least square estimation और ridge regression estimation को स्टडी की है। ये एक्चुअली आपके लिए हेल्पफुल होगा इन केस कुछ स्टूडेंट जब वो एमफिल की तरफ आते हैं तो आप जो है उसमें अपने थीसिस वर्क में इस वर्क को कंसीडर कर सकते हैं। कोई ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन को अडॉप्ट कर सकते हैं जिसपे अभी तक जो है ये इस तरह का काम ना हुआ हो, तो आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले स्टार्ट में बताया था कि 4 डिस्ट्रीब्यूशन जो अभी मेरे माइंड में आ रही थी कि यूनिफॉर्म, प्रेटो, पावर फंक्शन और ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो टू पैरामीटर ये इजीली जो है वो डिफाइन हो जाती हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की फॉर्मेट में, और इसमें यूनिक सॉल्यूशंस इनके डिटरमिन किए जा सकते हैं। और जहाँ पे ये इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट नहीं होती वहाँ पे फिर ये कि नॉन लीनियर इक्वेशंस बनेंगी, वहाँ पे यूनिक सॉल्यूशंस नहीं होंगे, ठीक है, ट्रिवियल सॉल्यूशंस आएंगे, और वहाँ पे फिर हम जो है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक। ये रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो आपको शेयर कर देंगे, और फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग।